हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है यार आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज रेस पर। तो काफ़ी दिनों से जो है मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया। उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरी थोड़ी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं थी, लेकिन आज जो है मैं वापस से जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। हम लोगों ने जो है लास्ट वीडियो में कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट जो है हम लोगों ने कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर जो है कंप्लीट कर लिया हुआ है, लेकिन थोड़े से उसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के डिजीज़ हैं। जैसे हमारे पास मलेरिया वगैरह है, एड्स वगैरह है, उसके साथ साथ कुछ और 2-4 डिजीज़ हैं जिनको हम जो है डिस्कस करेंगे। और साथ ही जो है आप लोग जानते हैं कि अभी हमारे पास जो है क्लास 4th का जो है एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज भी जो है एक एग्ज़ाम था, तो उसके अंदर जो है मैंने 1-2 क्वेश्चन पेपर देखा है और उसके अंदर जनरल साइंस के मैंने क्वेश्चंस देखे हैं। तो कोई एक यार डेफिनेट प्रॉपर उसमें जो है ना पैटर्न नहीं है क्वेश्चंस का। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आउट ऑफ द सिलेबस भी हैं, तो हमें भी जो है कुछ इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि जो है हम लोग सारी चीज़ों को जो है टच करते चलें। ठीक है गाइस, तो आज जो है हमारा टॉपिक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जल्दी बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। आप लोग जानते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं। ऐसी डिजीज़ जो कम्युनिकेट करती हैं, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी के साथ फैल जाती हैं। और उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको आप लोग पैथोजन भी कहते हैं या फिर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स या ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो है हम लोगों ने पूरा जो डिजीज़ है कम्युनिकेबल की वो डिटेल में पढ़ी हुई है। आज नॉन कम्युनिकेबल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन इसका कि क्या होता है। तो देखो क्या है, those disease which are not transferred from one person to another as they are not caused by infectious particle and also called as infectious और ट्रांसमिसेबल डिजीज़। मतलब ये कि नाम से भी हमें पता चलता है कि नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगी। यानी कि एक बंदे को अगर कोई डिजीज़ अगर हो जाए तो उससे जो है दूसरे बंदे में वो डिजीज़ नहीं जाएगी, क्योंकि सबसे पहला रीज़न तो इसके पीछे ये आता है कि वो एक तो इन्फेक्शियस पार्टिकल, यानी कि वो किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या जिसको हम लोग पैथोजन कहते हैं उससे नहीं हो रही है। अगर वो किसी पैथोजन से हो रही होती तो फिर वो दूसरे बंदे को जाएगी, यानी कि वो कम्युनिकेबल वाला आ जाएगा। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल जो है वो किसी को आगे ट्रांसफ़र नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वो अगर कोई माइक्रो ट्रांसफ़र होती है, इसमें एक टाइप आएगा, अब आप कंफ्यूज मत हो जाना। जहाँ पे ट्रांसफ़र होती है लेकिन वो थ्रू जेनेटिक्स होती है। लेकिन अगर मुझे है, मान लो तो मेरा कोई फ्रेंड है, अगर मैं उसको टच करता हूँ या उसको अपना कोई मटेरियल वगैरह जो मैंने शेयर किया वो उसको वो देता हूँ, तो उससे वो नहीं होगी। ठीक है ना, तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। तो आगे देखो जो है हम लोग क्या कहते हैं इनको, इन्फेक्शियस या फिर ट्रांसमिसेबल डिजीज़ जो है, सॉरी यहाँ पे आएगा नॉन इन्फेक्शियस और नॉन ट्रांसमिसेबल। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया थोड़ा। तो क्या आएगा, नॉन इन्फेक्शियस होती हैं ये, यानी कि एक तरीके से इन्फेक्शन जो है वो नहीं करेंगी। और साथ ही साथ क्या होती है ये नॉन ट्रांसमिसेबल, यानी कि ट्रांसमिट जो है ये नहीं होती। ठीक है गाइस, कम्युनिकेबल वाली जो होंगी वो ट्रांसमिट हो जाएंगी, तो इसलिए हम उनको ट्रांसमिसेबल कह सकते हैं। तो उसके बाद देखो ये जो हमारे पास डिजीज़ होती हैं, जैसे कम्युनिकेबल वाली जो थी हम लोगों ने पढ़ा था कि वो कैसी होती हैं, एक्यूट होती हैं। कैसी होती हैं, एक्यूट। एक्यूट मतलब कोई एक ऐसी डिजीज़ होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए हो जाए। ठीक है ना, सडनली जो है वो अपेयर होगी और वो थोड़े समय के लिए होगी और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे करके डिसअपेयर हो जाएगी, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो उसके साथ फाइट करता है और उसको ठीक कर देता है फाइनली। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये क्रॉनिक होती है। क्रॉनिक क्या होती है कि कोई एक ऐसी चीज़ जो धीरे धीरे स्लोली प्रोग्रेस करती है और काफ़ी लंबे समय तक जो है वो रहती है हमारे पास। ठीक है ना, फॉर ए लॉन्गर पीरियड। तो क्रॉनिक क्या होता है, जो लंबे समय तक रहेगी, और एक्यूट क्या होता है, जो थोड़े समय के लिए रहेगी। तो जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल जितने भी डिजीज़ होती हैं वो सारी की सारी कैसी होती है, मोस्टली क्रॉनिक होती हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बता दूं, डायबिटीज़ है हमारे पास, नॉन कम्युनिकेबल है ना, इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है। जब हमारा पैनक्रियाज जो है प्रॉपरली वर्क करना, यानी कि इंसुलिन का जो है प्रोडक्शन नहीं कर पाता, तो उससे जो है हमें डायबिटीज़, अब ये 2-3 टाइप की होती है आगे, तो उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। डायबिटीज़ जो है वो एक कैसी डिजीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। क्यों? क्योंकि जब हमारा इंसुलिन जो है वो फंक्शन करना बंद कर देगा, उसके बाद जो वो डिज़ीज़ है वो आगे किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करती है। यानी कि वो जो बंदा जिसको वो डिज़ीज़ है वो उसी को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, और वो लंबे समय तक चलेगी। अगर यानी कि किसी एक प्रॉपर मतलब एक यंग एज में अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो वो जब तक वो जिएगा तब तक वो डायबिटीज़ उसके साथ रहेगी, यानी कि उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अदरवाइज जो आदमी है जिसको वो डिजीज़ है यानी कि डायबिटीज़ है वो आदमी मर जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं
कि जितनी भी हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है दे आर क्रॉनिक इन नेचर। उसके बाद जनरली डू नॉट अफेक्ट इम्यून सिस्टम। अब देखो जितनी भी हमारी कम्युनिकेबल डिजीज थी जो बैक्टीरिया फंगस या किसी चीज़ से भी हो रही थी उसके अंदर जो है वो डायरेक्टली अटैक करते हैं हमारे किसके ऊपर, इम्यून सिस्टम के ऊपर। होता क्या बेसिकली, जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि हमारे जो सेल्स होते हैं WBC जो इनको आप सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर फाइट करना, मतलब उसके साथ स्टार्ट कर देते हैं। एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होता है वहाँ पे, तो हमारी बॉडी जो है उसको मतलब अपनी बॉडी से, हमारी बॉडी से किल करने के लिए या बाहर निकालने के लिए फाइट करती है। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो धीरे धीरे वीक होने लगता है। अगर बैक्टीरिया वायरस या जिससे वो हमें बीमारी हो रही है अगर वो उसकी जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, ठीक है, तो जनरली ये क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर जो है इफेक्ट करती है। कौन सी, कम्युनिकेबल वाली। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल वाली जो है इम्यून सिस्टम के ऊपर इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। इसमें भी थोड़ा बहुत इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होगा, लेकिन वो अलग चीज़ है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, इम्यून सिस्टम के ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, नॉट क्यूरेबल बट कैन बी मैनेज्ड। अब ज़्यादातर हमारे पास, अब ज़्यादातर देखो ये जर्नल लेके चल रहे हैं हम लोग, मैं पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में नहीं बता रहा कि ये वाली डिजीज़ जो है उसको क्योर कर सकते हैं या इसको नहीं कर सकते। जनरल बात कर रहा हूँ कि जो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं हमारे पास दे आर नॉट क्यूरेबल। अगर मैं बात करूँ डायबिटीज़ की, क्योर नहीं कर सकते, उसको मैनेज कर सकते हैं हम लोग। कैंसर की बात करूँ, कैंसर अगर किसी को एक बार हो जाए तो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर अगर पता चलता है तो उसको क्योर किया जा सकता है। लेटर स्टेजेस पे हम लोग उसका कुछ नहीं कर सकते, वो आदमी को लेके चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी हमारे पास ऐसे डिजीज़ हैं जो हम लोग सिर्फ मैनेज करके रख सकते हैं, यानी कि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो उससे वो बीमारी हमारी जो है थोड़ी रहेगी, ठीक रहेगी। जैसे अस्थमा की अगर आप लोग बात कर लो, अस्थमा जो है वो भी क्या है, COPD होती है ना, अस्थमा है COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो अस्थमा भी इसी के अंदर आता है। बेसिकली उसमें होता क्या है कि जो आदमी जिसको अस्थमा हो जाए एक बार, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो बंदा क्या कर सकता है, उसको दवाइयाँ लेके उसको मैनेज कर सकता है और लंबे समय तक जी सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ दवाई आप लोग खा लो तो उससे टोटली आप ठीक हो जाओ। जैसे हमारे बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के अंदर होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया आया, उसने डिजीज़ की, उसके बाद हमने दवाई ली तो उसने क्या किया, बैक्टीरिया को किल किया, वायरस को किल किया, उसके बाद हम टोटली ठीक हो गए। तो वो होता है कम्युनिकेबल में। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल में ऐसा नहीं होता। इनका जो है पूरा जो 100% क्योरेबल जो है ये नहीं हो सकती, इनको हम लोग सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये था हमारे पास कम्युनिकेबल की डेफिनेशन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको आपने माइंड में रखना है। उसके बाद देखते हैं कॉजेज़ क्या है, बेसिकली ये हो क्यों जाती हैं। वहाँ पे तो हम लोग कम्युनिकेबल के अंदर तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि वो वायरस से, बैक्टीरिया से या फंगल या फिर प्रोटोजोन इन्फेक्शन हो सकती है या हेलमिंथ की इन्फेक्शन हो सकती है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये क्यों हो रही हैं। सबसे पहले तो बात करें, फर्स्ट रीज़न हमारे पास आता है अनहेल्दी फूड या फिर हमारा जो लाइफस्टाइल होता है, ठीक है। अनहेल्दी फूड का मतलब क्या है, पहले ज़माने में हम लोग देखा करते लोग देसी घी वगैरह खाते थे और जो नेचुरल चीज़ें हैं वो खाते थे। आजकल हम लोग क्या खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, सिर्फ फास्ट फूड के ऊपर डिपेंडेड है। डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खा रहे हैं, पिज़्ज़ा हट का खा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मोमोज, फ्राइड, ये वो पता नहीं कितनी चीज़ें खा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और जो फ्राइड चीज़ें होती हैं हमें बहुत टेस्टी लगती हैं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं। लेकिन खा पी के हम लोग क्या कर जाते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है ना। तो यही जो है एक क्रिकेटर है हमारे विराट कोहली जी, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसके अंदर उन्होंने बोला था, इंटरव्यूअर ने उनको पूछा कि क्या आप भी छोले भटूरे जो है आम लोगों की तरह खाते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हम भी खाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे आम लोग जब छोले भटूरे खाए उसके बाद ठंडा पानी या लस्सी पिया और आराम से लेट गए, हम ऐसा नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, जितना हम लोग वर्कआउट एक दिन में करते हैं, जिस दिन छोले भटूरे खाएंगे तो उससे हम लोग उसका कुछ परसेंटेज जो है एक्स्ट्रा करते हैं, यानी कि जितना हमें कैलोरीज छोले भटूरे से मिलेंगी उसका हम लोग डबल कर लेते हैं, यानी कि उसको बर्न करने के लिए हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, खा पी के तो लेट जाते हैं, तो वो होगा क्या, उल्टा इफेक्ट करेगी। जितने न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को चाहिए थे हमें उतने तो मिलेंगे, प्रॉपर तो हमें मिलते नहीं उस डाइट से, जंक फूड से। लेकिन उससे होता क्या, उल्टा हमें बॉडी को नुकसान होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती है। जैसे ग्लूकोज एक्स्ट्रा आ जाएगा, फिर इंसुलिन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, फिर फैट्स की मात्रा ज़्यादा आ जाएगी, वो बॉडी में एज ए ग्लाइकोजन स्टोर होता रहेगा, तो वो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, अनहेल्दी फूड खाते हैं, उससे भी दिक्कत होती है। लाइफस्टाइल का मतलब एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, कोई योगा नहीं करते हैं हम लोग, कोई वर्कआउट नहीं करते, तो इसीलिए जो है हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर।
जैसे अगर मैं बात करूं कैंसर की, अब कैंसर के पीछे जो है अलग अलग रीज़न होते हैं, ठीक है। जेनेटिक भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं, या कुछ और भी हो सकते हैं। अगर इन्वायरमेंटल की बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो अर्थ है उसके चारों ओर क्या है, एक एनवेलप है, किसका, ओजोन का, ठीक है ना। ओजोन क्या करती है, बेसिकली हमारी जो सन से आने वाली रेज है उनको फिल्टर आउट करती है। उसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप की रेज होती है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, उनको फिल्टर आउट किया जाता है। अगर वो रेज हमारी चमड़ी तक पहुंचेगी, यानी कि हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करेंगी, तो हमारे सेल्स के अंदर म्यूटेशन हो सकता है, उससे जो है अलग अलग किस्म की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे वन ऑफ द स्किन कैंसर जो है, ठीक है। तो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर की एग्जांपल आ गई आपके पास। इसके अलावा और सारी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से अगर हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि अगर हमारा वातावरण सही नहीं होगा तो हमें बहुत किस्म की डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है। अगर बात कर लें हम लोग पोल्यूशन की, तो पोल्यूशन से भी तो कैसे बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, अस्थमा वगैरह हो जाता है, बहुत सारी हमारे पास डिजीज़ होती है। उसके बाद आती है हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब क्या हो गया कि हमारे पेरेंट्स से जो है हमारे अंदर जो डिजीज़ ट्रांसफ़र होंगी तो वो कैसी होंगी, नॉन कम्युनिकेबल होंगी। क्यों? क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो रही है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट जो है नोट करने वाला ये है कि अब आप बोल सकते हो कि सर ये तो कम्युनिकेबल हो गई क्योंकि एक बंदे से दूसरी जगह मतलब ट्रांसफ़र हुई। यहाँ पे मेन जो है हमारे पास पॉइंट ये है कि वो थ्रू किसके जा रही हैं, जेनेटिक मटीरियल के थ्रू जा रही हैं, यानी कि पेरेंट्स का जो जेनेटिक मटीरियल है वो आगे ट्रांसफ़र हो रहा है बच्चों के अंदर, ठीक है ना। तो उसके थ्रू जो है वो डिजीज़ ट्रांसफ़र हो रही है। अदरवाइज अगर आप बोलो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा या कोई दूसरा एजेंट है उसके द्वारा वो ट्रांसफ़र हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेरिडिटी के अंदर क्या होता है कि जो डिजीज़ हमारे पास पेरेंट्स के अंदर होगी वो आगे बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो उसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स आती है हमारे पास, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस है, और भी बहुत सारी हमारे पास डिजीज़ हैं जो हेरिडिटी यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगी थ्रू जेनेटिक मटेरियल। और आपका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए, और मेरा भी वही है, ठीक है। उसके बाद बात आती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल के अंदर ये चौथे रीज़न आ गया हमारे पास कि अगर आपके न्यूट्रिशन में डेफिशिएंसी है, ठीक है। न्यूट्रिशन में डेफिशिएंसी मानो कि हमारी जो डाइट होती है वो होती है बैलेंस डाइट, उसमें सारी चीज़ें जो हैं होनी चाहिए। एनर्जी गिविंग फूड भी होना चाहिए, उसके अंदर फैट्स वाला भी होना चाहिए, ठीक है, प्रोटीन्स वाला, हर एक चीज़ होनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह ये सारी चीज़ें खाते हैं। इससे क्या होता है, हमें जितने न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, और वो नहीं मिल पाएंगे तो उससे होगा क्या, हमारी बॉडी जो है वो डेफिशिएंट हो जाएगी न्यूट्रिएंट्स में। ज़्यादातर केसेस में हमें वाइटामिन की कमी हो जाती है, प्रोटीन्स की, फैट्स वगैरह की तो बहुत ही कम होती है, किसी में ही होगी वो, लेकिन प्रोटीन्स वगैरह की कमी हो जाती है, या फिर वाइटामिन वगैरह की, मिनरल्स वगैरह की कमी हो जाती है। तो उससे जो है हमें पर्टिकुलर टाइप की डिजीज़ हो जाती है। जैसे वाइटामिन की अगर हम बात करें, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की वजह से हो जाती है, ठीक है ना। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है हमारे अंदर वो कभी कभी कम हो जाता है, जो अब हीलिंग हमारी प्रॉपर नहीं हो पाती, तो वो होता है हमारा विटामिन सी और विटामिन के की वजह से। और भी बहुत सारी हैं हमारे पास, वो सारी डिस्कस करेंगे आगे हम लोग। तो फिलहाल हमारे पास जो है रीज़न क्या क्या रहते हैं, अनहेल्दी फूड है, लाइफस्टाइल है, उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, या फिर हेरिडिटी हो सकती है, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं हमारे पास क्या है, रीज़न रहते हैं कि कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के। तो अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के टाइप्स। तो अब देखो यार, इनको क्लासिफिकेशन का जो है कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। अगर आप मेडिसिन के स्टूडेंट हैं, जहाँ अगर आप नॉलेज रखते हैं, तो उसमें जो है एक अलग अलग तरीके से जो है वहाँ पे दी जाती है इसकी क्लासिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे मैंने जो है एक जर्नल टाइप से क्लासिफिकेशन दी है ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए यहाँ पे समझने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास आती है यहाँ पे डेफिशिएंसी डिजीज़, जो अभी मैंने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात की। डेफिशिएंसी डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होंगी जिसके अंदर आपकी खाने के अंदर जो है कोई कमी होगी। जब वो खाना आप लोग खाएंगे तो नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर भी उसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। जब उस न्यूट्रिएंट की आपके बॉडी के अंदर कमी होगी तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप की कोई डिजीज़ हो जाएगी। जैसे मैंने अभी विटामिन्स की बात की, इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारी हैं, वो आगे पढ़ेंगे। दूसरी हमारे पास डीजनरेटिव डिजीज़। डीजनरेटिव का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी का कोई पर्टिकुलर टिश्यू या कोई ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है, और उससे जो है वो हमें कोई एक डिजीज़ आगे नज़र आती है। उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, डीजनरेटिव। इसमें क्या होता है, कोई पर्टिकुलर आपका टिश्यू या ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाएगा। वो उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं, वो चीज़ अलग है। उसके बाद इसके अंदर फर्दर 3 टाइप की आ जाती हैं ये डीजनरेटिव डिजीज़। इसमें हार्ट डिजीज़ आ जाती है। हार्ट डिजीज़ यानी कि जैसे आपके हार्ट के मसल जो है अफेक्ट हो जाएं, ठीक है, हार्ट के टिश्यूज़ इफेक्ट हो जाएं,
या फिर आपका जो हार्ट कभी पंप करना ही बंद कर दे तो उससे जो है कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, या कभी क्लॉट वगैरह बन जाए, ठीक है ना। तो अलग अलग किस्म की होती है, वो भी देखेंगे। उसके बाद आती है न्यूरल डिजीज़, ठीक है ना। न्यूरल डिजीज़ यानी कि आपके ब्रेन के रिलेटेड, न्यूरल का मतलब क्या होता है, ब्रेन के रिलेटेड। वहाँ पर अगर किसी प्रकार का कोई डैमेज वगैरह हो जाता है ब्रेन के अंदर, या जो वहाँ से नर्व्स निकलती हैं उनके अंदर कोई डैमेज हो जाता है, तो उससे होने वाली डिजीज़ होंगी वो न्यूरल डिजीज़ होंगी। फिर आती है हमारे पास वाइटल ऑर्गन डिजीज़, ठीक है। वाइटल ऑर्गन क्या होते हैं? सबसे पहले वाइटल मतलब हो गया कि वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। वाइटल ऑर्गन जैसे हम अपनी बॉडी की बात करें, जैसे हमारे पास ब्रेन है, हार्ट है, ठीक है, उसके बाद हमारा स्टोमक है, फिर लिवर है, किडनीज़ हैं, दीज आर और वाइटल ऑर्गन्स। तो इनके अंदर जब कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, जब ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेंगे, तो उससे अगर कोई पर्टिकुलर टाइप की डिजीज़ हो रही है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं वाइटल ऑर्गन डिजीज़, ठीक है गाइज। उसके बाद जो है हमारे पास आते हैं हेरिडिटरी डिजीज़, जो पहले भी मैंने आपको बोली। हेरिडिटरी मतलब हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे आगे जो हम बच्चे हैं हमें पास हो गए, जब हमारे बच्चे आगे फर्दर होंगे तो उनमें जो वो डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो उसमें सिकल सेल एनीमिया है, उसके बाद मैंने आपको थैलेसीमिया बोला, फिर कलर ब्लाइंडनेस बोला, बहुत सारी जो है हमारे पास होती है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम वगैरह, बहुत सारी किस्म की अलग अलग बीमारियाँ होती हैं। तो ये आ जाएंगी हमारी हेरिडिटी के बीच में, ठीक है। तो ये अभी तक इतना ही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, चाहे जैसे आपने नोट्स बनाने हैं वैसे बना लो, और इसका PDF में जो है आपको सुबह जहाँ फिर आज ही शाम को जो है इसका प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है गाइस। तो उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब है हमारे पास नेक्स्ट जो हमने अभी क्लासिफिकेशन पढ़ी है, सबसे पहले है हमारे पास क्या, डेफिशिएंसी डिजीज़। तो देखो यार, डेफिशिएंसी डिजीज़ अभी मैंने आपको बोला कि जब हमारे खाने के अंदर पर्टिकुलर टाइप के एक न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी तो उससे होने वाली जो डिजीज़ होगी वो क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट जो क्या हो सकता है, आपका प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट्स हो सकता है, विटामिन्स हो सकते हैं, या फिर आपके मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे जो है कुछ लिखी हुई है डिजीज़, जैसे हमारे पास ख्वाशियोकर है, ठीक है। ख्वाशियोकर जो है ये प्रोटीन से होने वाली, अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो उसके अंदर जो है हमारे पास ख्वाशियोकर की जो है एक एग्जांपल आती है। यानी कि ये बच्चों के अंदर होने वाली बीमारी है जिसके अंदर प्रोटीन्स की जो है हमारी डेफिशिएंसी रहती है, तो उससे वो बच्चे दुबले पतले रहते हैं, उनकी यानी कि बॉडी के ऊपर जो है मास ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उनके मसल्स जो है ना वो डेवलप नहीं हो पाते। मसल्स को डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो जब प्रोटीन्स की कमी होगी खाने में तो हमारे मसल्स डेवलप नहीं होंगे, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ख्वाशियोकर, और ये प्रोटीन की वजह से होती है। उसके बाद है जीरोथैल्मिया, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है और ये आंखों की बीमारी है। उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस, ये भी आंखों की बीमारी है और ये भी सेम विटामिन ए की कमी से होती है। उसके बाद है बेरी, ये जो है हमारा विटामिन B1 जो होता है उसकी कमी से होती है। विटामिन B1 जो है आपका थायामीन होता है, अगर आप लोगों को याद हो, ये मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप लोग वो देख सकते हो। उसके बाद गॉइटर है, गॉइटर जो है हमारे कहाँ की, थायराइड की प्रॉब्लम है ये। और ये क्या होता है, जब हमारे खाने में नमक नहीं होता। अब आपको पता ही है यार कि बहुत बार ऐड आप लोगों ने सुनी होगी कि क्या आपके नमक में आयोडीन है, तो वो आयोडीन जो है बेसिकली हमारे गॉइटर यानी कि जो हमारा थायराइड होता है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वो बेसिकली हार्मोन्स बनाता है, कुछ थायरॉक्सिन करके जो है हार्मोन बनते हैं, उसके लिए जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, आयोडीन होना चाहिए। अगर आयोडीन नहीं होगा तो वो हार्मोन्स नहीं बनेंगे, जब वो हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो हमारे थायराइड में प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो प्रॉब्लम जो है वो क्या होती है, गॉइटर की होती है। उसके बाद एनीमिया, ये तो आप सभी जानते हैं, आयरन की डेफिशिएंसी होती है। कैसे हो जाती है, क्योंकि जो हमारे RBCs होते हैं उसके अंदर होता है हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर तभी बनता है जब हमारे खाने के अंदर क्या हो, आयरन हो, लोहा जो है वो प्रेजेंट हो। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे RBCs नहीं बन पाएंगे, यानी कि सबसे पहले हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा, फिर हमारे RBCs नहीं बनेंगे, तो उससे जो है हमें एक बीमारी हो जाएगी जिसको एनीमिया कहते हैं। फिर है स्कर्वी, और स्कर्वी जो है ये कहते हैं हम लोग इसको ब्लीडिंग ऑफ गम्स। तो जो हमारे मसूड़े हैं उनके अंदर जो है प्रॉपर मतलब हीलिंग नहीं हो पाती, वो थोड़े छिल जाते हैं और वहाँ से ब्लीडिंग वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये होती है विटामिन सी की, जिसको विटामिन सी को हम लोग कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और जो सिट्रस फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं, आंवला वगैरह हो गया, जहाँ संतरा वगैरह, उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाना। कैल्शियम जो आप लोग सारे जानते होंगे कि बोन्स की उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम आता है ना, दूध वगैरह से हमें मिलता है ये, और भी काफ़ी सारे हमारे खाना होता है, जैसे अंडा वगैरह हो गया, उसके अंदर भी कैल्शियम होता है, दूध वगैरह के अंदर हो गया। तो अब वो अगर कैल्शियम हमारी बॉडी में कम हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोकैल्सीमिया, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बोन्स जो हैं वो डेलिकेट हो जाएंगी, ठीक है ना। प्रॉपरली बोन्स बनेंगे नहीं, और जितनी बनेंगी तो वो जो है डेलिकेट होंगी, यानी कि ब्रिटल होंगी एक तरीके से। उसके बाद आता है पर्नीशियस एनीमिया। अब ये एनीमिया और पर्नीशियस एनीमिया दो अलग अलग टाइप के जो है हमारे पास बीमारियाँ हैं।
एनीमिया जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। जो परनीशियस एनीमिया है ये विटामिन B12 की कमी से होता है। और जो विटामिन B12 जो है ये जनरली एक बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है और ज़्यादातर जो है दही के अंदर जो है आपको इसका जो है मतलब कंपोजिशन मिल जाएगा किसका, विटामिन B12 का। अगर आपको विटामिन B12 की कमी है तो आपको दही वगैरह जो है ना वो ज़्यादा खाना चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये था हमारे पास क्या, डेफिशिएंसी डिजीज़। और डेफिशिएंसी डिजीज़ के अंदर जो कुछ पर्टिकुलर टाइप की मैंने आपको डिजीज़ बताई है आपने ये याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद जो है आगे हम लोग चलेंगे डीजनरेटिव डिजीज़ के ऊपर, लेकिन वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि अभी टाइम हमारे पास कम है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगा इसका, और फिलहाल के लिए आप इसको देखिए। और साथ ही हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारा कंटेंट जो है ऑलरेडी पड़ा हुआ है और वो उसको भी आप लोग वहाँ से भी हेल्प लीजिए। ठीक है गाइस, तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।